नमस्कार, दत्तांश के इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सबको पता है कि महाराष्ट्र में वोट तो हो चुके हैं और कल मतपेटियां खुलेंगी और उसमें ना केवल कैंडिडेट्स के भाग्य का फैसला होगा बल्कि सरकार किसकी बनेगी या किस धड़े की बनेगी, क्योंकि आप सबको पता है कि महायुति और महाविकास आघाड़ी ये दो गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं। तो सबसे बड़ी पार्टी बन के कौन उभरेगा और किस गठबंधन की जीत होगी, सरकार का क्या स्वरूप होगा, ये सब कल तय हो जाएगा। और इससे पहले जो वोट परसेंटेज में क्या बदलाव आया है महाराष्ट्र के अलग अलग रीजन में, विदर्भ में क्या वोट का परसेंटेज रहा और उस रुझान का क्या ट्रेंड निकल रहा है। अगर कहीं महिलाओं का वोट ज़्यादा पड़ा है, अगर आदिवासी इलाके में वोट परसेंटेज बढ़ा है तो उसका क्या मतलब हुआ, महिलाओं का वोट अगर बढ़ा है तो उसका क्या मतलब हुआ, और अगर कहीं वोट परसेंटेज बहुत कम हुआ है पिछले चुनाव के मुकाबले तो उसका क्या मतलब हुआ। ये सब पे हम लोग बातचीत करेंगे अनुज जी के साथ। तो अनुज जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। तो आप बताइए कि महाराष्ट्र में जो वोटिंग हुई है तो उसके परसेंटेज पे आप क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो महाराष्ट्र के लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने रिकॉर्ड मतदान किया और 30 साल के बाद करीब 65% मत पड़े हुए। तो अगर 2004 से हम डेटा को एनालाइज करने की कोशिश करते तो हमने ये देखा कि जब भी ज़्यादा मत पड़े सरकार बदलती है। महाराष्ट्र में 2004 में 63% मत मिले तो आईएनसी और एनसीपी की सरकार बनी, बदलाव हुआ। उसके बाद 2009 में 59% बढ़े तो फिर सेम सरकार रिपीट हो गई। 2014 में मत फिर बढ़ गए, 63% मत आए और बीजेपी शिवसेना की सरकार बनी। मोदी जी भी प्राइम मिनिस्टर बने थे, आपको याद होगा। 2019 में फिर 61% मत पड़े तो फिर बीजेपी शिवसेना की सरकार रिपीट हो गई। अब की बार 65% मत पड़े हैं तो देखते हैं इसका असर क्या होता है। क्या ये ट्रेंड बदलेगा या ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, ये देखने वाली चीज है। पहली चीज तो ये डेटा पॉइंट निकल के आ रहा है। दूसरा, हमने टर्नआउट को भी जरा एनालाइज करने की कोशिश की कि वोटर टर्नआउट हर अलग अलग रीजन्स में कितना कैसे है, क्योंकि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में 6 रीजन्स हैं जिनका कि अपना अलग अलग इश्यूज हैं और उनके अलग अलग वोटिंग पैटर्न है, अलग अलग सोशल कोएलिशंस है। एक चीज जो निकल के आ रही है वो आ रही है कि ट्राइबल एरियाज में लोगों ने काफी आगे बढ़ के वोट दिया है और महिलाओं की भी काफी ज्यादा वहां पे लाइन दिखाई पड़ी ट्राइबल एरियाज में, गढ़चिरोली इस तरह के इलाकों में। तो क्या ये महायुति का असर है या जैसे कि आपने पिछले और प्रोग्रामों में हमने चर्चा की थी कि महंगाई भी महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा इशू है। तो अगर हम वोटर चॉइस आर्किटेक्चर की थ्योरी को अप्लाई करें और देखें कि महिलाएं, तो एक महिला है जो कि ट्राइबल एरियाज में रहती है, सपोज करिए गढ़चिरोली या नंदुरबार के गांव में, एक महिला है जो मुंबई के स्लम में रह रही है, और एक महिला है जो पुणे या छोटे मोटे इस तरह के सेमी अर्बन एरिया बड़े शहर के पेरिफेरी पे रह रही है। तो हमने ये देखा कि हर महिला के लिए अलग अलग उसके चॉइस आर्किटेक्चर में इश्यूज इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। हो सकता है कि मुंबई में जो स्लम में महिला रह रही है उसके लिए महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन नंदुरबार की जो महिला है उसके लिए हो सकता है 1500 रुपये बहुत बड़ा मुद्दा हो, जो लाड़की बहना योजना का जो असर आ रहा है। वहीं पे अगर आप पुणे में आएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे स्लम्स में 8 दिन में एक बार पानी आता है। तो हो सकता है पानी की उपलब्धता ही उनके लिए सबसे बड़ी चॉइस आर्किटेक्चर को इन्फ्लुएंस कर रही हो। तो ये देखने वाली चीज़ होगी कि कैसे विमेन वोटर का, और ये जो विमेन की जो स्कीम्स हैं, क्योंकि झारखंड में भी जो निकल के आया कि 5% ज़्यादा महिलाओं ने वोट किया है, तो उसका क्या असर होता है, कैसे इम्पैक्ट होता है रिजल्ट्स के बेसिस पे, ये हमको देखना तो कुल मिला के देखिए, अभी ये सिचुएशन बन रही है कि अब महिला एज ए कॉन्स्टिट्यूएंसी केवल एक आप जेनेरिक स्टेटमेंट नहीं दे सकते या कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते कि महिलाएं महाराष्ट्र की एक ही मुद्दे से प्रभावित हैं। हाँ, अब केवल वो किसी स्कीम से अगर प्रभावित होंगी तो वो पॉकेट्स में होंगी, ये पूरे स्टेट में प्रभावित नहीं हो रही हैं। महंगाई से अगर प्रभावित हैं तो वो भी पॉकेट्स में है, इट्स नॉट गोइंग अक्रॉस द स्टेट। ऐसे ही मान लीजिए कि किसान परिवार की महिला है, बिल्कुल तो उसके मुद्दे बिल्कुल अलग होंगे। जहाँ पानी की कमी है
उसके मुद्दे बिल्कुल अलग होंगे। अमरावती मेलघाट के इलाके में हो सकता है कि कोई ऐसा मुद्दा डोमिनेट कर रहा हो वोटर चॉइस को। उसमें देखिए सबसे बड़ी जो उपलब्धता है वो ये है हमारी डेमोक्रेसी के लिए कि महिलाएं अब एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई हैं। अब ये पहले जैसा नहीं है कि पूरे परिवार हाँ, ने तय कर लिया कि इस पार्टी को या इस कैंडिडेट को वोट देना है तो पूरा परिवार वहीं वोट देगा। अच्छा, एक दूसरा हमने इम्पोर्टेंट ट्रेंड देखा जो कि एनालाइज जब किया हमने डेटा, तो देखा कि जिन डिस्ट्रिक्ट्स में मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट की पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे भी मतों की जो गिनती है वो ज़्यादा है। जैसे बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स अगर आपको बताएं हम, तो जो डिस्ट्रिक्ट्स हमने निकाले थे कि जैसे रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है, हाँ, वहाँ पे करीब मुस्लिम और बुद्धिस्ट पॉपुलेशन करीब 18% है और वहाँ पे 7% ज़्यादा मत पड़े इस बार। अच्छा। फिर उसी तरह से अगर हम देखें तो संभाजी नगर है, वहाँ पे 22% है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई यूनिफॉर्म सा चीज़ें निकल के आ रही हैं, क्योंकि मुंबई सिटी में जहाँ पे 25% मुस्लिम पॉपुलेशन है वहाँ पे 10% मत गिर गया है। हाँ, तो एक बड़ा डिफरेंट और डाइवर्जेंट टाइप सा वोटिंग पैटर्न और वोटिंग आउटकम्स दिख रहे हैं इस बार के चुनाव में। तो एक ये दूसरा ट्रेंड है। तीसरा हमने जो देखा जब आउटकम को और वोटर टर्नआउट को एनालाइज किया कि विदर्भा रीजन में ज़्यादा वोट पड़ा रहे हैं। मत जो है, जैसे कि वहाँ पे अगर हम बात करें भंडारा में ज़्यादा मत पड़े, यवतमाल में पड़े, लेकिन फिर वहीं पे क्या जैसे वाशिम है, अमरावती है, वहाँ पे मतों की संख्या कम हो गई। तो एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा और बड़ा लेयर टाइप का कोई विद इन रीजन भी एक कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं आ रही है। या आप कहें कि नहीं साहब विदर्भा रीजन में बहुत, 65% सब जगह नहीं। हाँ, लेकिन विदर्भा रीजन में जैसे क्या है कि जो हमने देखा कि 11 डिस्ट्रिक्ट्स में 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे थे जिसमें 70% या उससे ज्यादा वोट मत पड़े हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि 48 डिस्ट्रिक्ट है, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 288 विधानसभा हो जाता है। खैर, तो ये जो वोट परसेंटेज बढ़ा है ऑन टोटलिटी में, अगर हम देखें संपूर्णता में देखें तो बढ़ा है, तो इसका लाभ महायुति को मिलेगा या महाविकास आघाड़ी को? एनी प्रेडिक्शन? दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर महिलाओं का मत प्रतिशत बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मत प्रतिशत बढ़ा है, तो ये निकल के आएगा कि ये महायुति के लिए अच्छा होगा। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो महाराष्ट्र के अर्बन सेंटर्स हैं, जैसे पुणे है, नागपुर है, मुंबई है, इन सब जगहों पे आप देखिएगा तो वोट प्रतिशत गिरा है, 10-10%, 12-12% कम वोटिंग हुई है। तो अगर ये देखा जाए कि बीजेपी का अर्बन एरियाज स्ट्रांग होल्ड है, तो वहाँ पे मत प्रतिशत गिरा, मतलब लोगों के चुनाव के प्रति उदासीनता है, लोग चुनाव में उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो वो हो सकता है महायुति के लिए नुकसान है। रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा वोटिंग हुई है और वहाँ पे मत प्रतिशत सबसे ज़्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ कोल्हापुर में करीब 25% मत ज़्यादा मिले। अच्छा, हाँ, तो इस तरह की एक इंटरेस्टिंग ये भी हो सकता है ना कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होंगे, तो इसलिए भी सबने मोबिलाइज किया होगा। लेकिन इसमें देखिए क्या है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा तो हैं, लेकिन दो बेसिक बड़े बड़े धड़ काम लड़ रहे हैं। एक तरफ महायुति, एक तरफ महाविकास आघाड़ी। देखिए अभी तक जितने भी चुनाव हमने डेटा के थ्रू लेंस से एनालाइज किया है, तो हमने ये रियलाइज़ किया कि 30% सीटें ऐसी होती हैं हर स्टेट में जहाँ पर रेबल या कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो पिछले 4-5 बार से जीतते चले आ रहे हैं और उनको हराना मुश्किल है। फॉर एग्जांपल जैसे देवेंद्र फडणवीस हैं या एकनाथ शिंदे साहब हैं। इस तरह से महाराष्ट्र में भी बहुत से 10-15 सीटें ऐसी हैं जो लगातार, ये अक्कल कुआं की सीट है, हाँ, वो जो है वो सीटें, तो वो करीब 30% वो होता है जहाँ पर रेबल कैंडिडेट भी होता है, जहाँ पे कोई जीत रहा है। लेकिन 30% के अलावा जो है बाकी 220 सीटें जो है जहाँ पे कांटे की टक्कर चुनाव में देखने के लिए मिलती है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि जहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है डायरेक्ट, करीब 76 सीटों में टक्कर है उनकी, लेकिन उसमें से 28 सीटें ऐसी थी जहाँ पे 70% से ज़्यादा मत गिरे हैं। तो इसका मतलब अगर ज़्यादा मत गिर रहे हैं तो ये एक एमवीए के लिए सुखद समाचार हो सकता है। लेकिन जैसे आपने कहा
कि ये कौन सा फैक्टर कैसे एनालाइज कर रहा है, क्योंकि ये चुनाव बहुत हद तक लोकलाइज भी हो गया रीजन में। फार्मर डिस्ट्रेस जो है वो मुंबई में नहीं इशू है, लेकिन फार्मर डिस्ट्रेस विदर्भा में बहुत बड़ा इशू है। तो वैसे ही जो है हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द एनालिसिस जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट जो हमने डेटा के रूप में देखा कि, और हमको ये नज़र भी आ रहा है कि वोट ट्रांसफ़र, अगर अलायंसेस की हम बात करें तो एक तरफ जो है कांग्रेस और बीजेपी दो एंकर पार्टीज़ हैं। महाविकास आघाड़ी की एंकर पार्टी कांग्रेस है और बीजेपी महायुति की एंकर पार्टी है। उसमें शिवसेना ए मतलब शिंदे साहब की एक शिवसेना महायुति में है, और शिवसेना उबटा उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना महाविकास में है। शरद पवार की एनसीपी महाविकास में है, अजीत पवार की एनसीपी महायुति में है। लेकिन जब हमने डेटा को एनालाइज किया तो ये पाया कि शिवसेना में 50-50 का डिवीजन है। अच्छा, उनके 18% जो वोट थे हाँ, उसमें करीब, बल्कि थाने कोंकण रीजन में जैसे देखा जाए तो 30% करीब इनको मिले थे, इनको भी 20-22 मिले थे। तो 50-50 का करीब डिवीजन जो है शिवसेना में दोनों में है। लेकिन वहीं पे शरद एनसीपी का जब देखते हैं तो 75-25 का है, 75 इन फेवर ऑफ शरद पवार। एक और इंटरेस्टिंग डेटा जो इसमें हमने जब आउटपुट वोटर टर्नआउट किया, वेस्टर्न महाराष्ट्र में बड़ी हाई वोटिंग हुई है। पश्चिमी महाराष्ट्र। हाँ, और वेस्टर्न महाराष्ट्र शरद पवार जी का बेस्टन है, गढ़ है। हाँ, तो ये जैसे मैं आपको बताऊं कि कोल्हापुर है 28% का, सांगली 23% ज़्यादा मत, सतारा 13%, सोलापुर में, अहमदनगर में, ये सब जगहों पे ज़्यादा वोटिंग हुई है। तो ये शायद हो सकता है कि शरद पवार जी के लिए एक सेंटिमेंटालिटी का भी इशू काम कर रहा है, और लोग जो है क्योंकि वो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है शरद पवार जी का। शरद पवार जी को ज़्यादा सीटें वहाँ पे मिलती हैं। हाँ, लेकिन ये सर्वाइवल का भी सवाल है अजीत पवार के लिए। हाँ, अगर उनकी पार्टी बहुत पुअरली परफॉर्म कर गई, बहुत अच्छा परफॉर्म अगर नहीं कर पाएगी, तो उनको फिलहाल अपने राजनीतिक आगे की जो दिशा है उस पर पुनर्विचार करना होगा, री-स्ट्रेटेजाइज करना होगा। ये जो है दोनों लोगों ने बड़ा ही कठिन, जिसको कहना चाहिए, मतदाताओं की परीक्षा दे ले ली है। एक तरफ शरद पवार है, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ एनसीपी वेस्टर्न महाराष्ट्र, इमोशनल कनेक्ट है। दूसरी तरफ अजीत दादा पवार है, जिन्होंने शायद पिछले 30 सालों से लगातार फील्ड में काम किया। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। बाबू जगजीवन राम जी जब अपना आखिरी लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे सासाराम से बिहार में, तो उनको ये डर था कि वो चुनाव हार जाएंगे। ठीक है, आखिरी चुनाव था, 8वां चुनाव लड़ रहे थे। तो बाद में उन्होंने एक अपील की, उन्होंने कहा, भोजपुरी में कहा था कि भाई फांसी देने से पहले जल्लाद भी एक बार लोगों से इच्छा पूछता है, उनकी आखिरी इच्छा पूछता है। तो आप लोगों के तो मैं बीच का हूँ, ये वो, और वो उसी इमोशनल अपील पे वो फिर चुनाव जीत गए थे बाबू जगजीवन राम जी। तो अब देखना है कि यहाँ चाचा भतीजा के इन सारे उनको मुद्दों को, इश्यूज को, वोटर आउटकम को, सबको एनालाइज करने के बाद, डेटा जो एनालिसिस के बाद हमको जो निकल के आ रहा है, और वोटर आर्कटाइप हमारा जो एक हम थ्योरेटिकल प्रेमाइस यूज़ करते हैं, वो बहुत ही हेल्पफुल हो रहा है। तो ये समझ में आ रहा है कि इस चुनाव में बीजेपी जो है एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरेगी, जिसको कि करीब 80 से 85 सीटें आने का अनुमान है। दूसरे नंबर पे उससे जो नेक्स्ट पार्टी होगी वो होगी कांग्रेस, जो करीब पिछले 50 से 55 मतों पे रहेगी। 50 से 55 सीट्स जो है वो कांग्रेस की रहेगी, तो करीब 30 का डिफरेंस है, और वोट प्रतिशत में भी डिफरेंस रहेगा। लेकिन टोटल सीटें तो 288 हैं, 288 है, तो 3 अलायंसेस, और बहुमत के लिए 100। हाँ, तो 3 अलायंसेस लड़ रहे हैं ना, 3 पार्टी। नहीं, बहुमत के लिए कितना चाहिए? तो बहुमत के लिए 144 145 सीटें चाहिए। हाँ, तो उसमें ये निकल के आ रहा है कि कांग्रेस को जो है महाविकास आघाड़ी में 50 से 55 सीटें, शिवसेना यूबीटी को 35 से 40 सीटें करीब जो है, शरद पवार जी को 40 से 45, इससे ज़्यादा भी है। शरद पवार में भी है सरप्राइज ट्रम्प कार्ड फॉर महाविकास आघाड़ी। और उसके अलावा फिर जो छोटी छोटी पार्टियां, जैसे समाजवादी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी को भी एक सीट मिलेगी, पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी, जो इनके अलायंस के जो पार्टनर्स हैं।
तो इनका जो रेंज आ रहा है वो करीब 129 से लेकर 144 तक में। किसका? महाविकास आघाड़ी। महाविकास आघाड़ी। लेकिन ये हो सकता है कि बहुत महीन से 145-46 पे भी जाके इनको सीटें हो जाएं। उसी तरह से महायुति के लिए बीजेपी को करीब 80 से 85 सीटें, शिंदे साहब को, सेना को 30 से 35 सीटें, और अजीत दादा पवार को 10 से 15 सीटें। अजीत पवार साहब को 10 से 15 सीटें। फिर उनकी भी छोटी छोटी पार्टियां, रिपब्लिकन पार्टी अथवाले साहब की है, ये सब तो कुल मिला के उनको 124। तो ये लग रहा है कि ये चुनाव जो है 10 से 15 सीटें जो है वो थोड़ी बहुत ही कीनली कंटेस्टेड भी हैं। हाँ, जिसमें साफ नहीं बताया जा सकता। हाँ, कि भाई इस पे कौन जीतेगा, कौन जीत, जैसे फादर और डॉटर की बैटल है, भाई भाई की बैटल तो चल रही है, 2000 3000 और कहीं पे रेबल कैंडिडेट हैं, लोगों ने खड़े किए हुए हैं। तो उसमें ये है कि एक हंग असेंबली की तरफ ये बढ़ रहा है। अच्छा, हाँ, लेकिन ये है कि शायद महाविकास आघाड़ी 145 के नज़दीक ज़्यादा रहे। चलिए, अब तो ये कुछ ही घंटों की बात है। कल सुबह जब मतपेटियां खुलेंगी, जब वोटिंग मशीन से गिनती होगी, तब ये पता चलेगा कि महाराष्ट्र का ताज किसके सर पे रखा जाएगा और कौन मुख्यमंत्री बनेगा और किस गठबंधन के हिस्से जीत का सेहरा बंधेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और कल हम लोग कैपिटल टीवी की टीम के साथ इलेक्शन के एनालिसिस के लिए फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। नमस्कार। नमस्कार।